हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। डी स्टडी लाया है आपके लिए कंप्लीट साइंस का सेगमेंट। साइंस के इन सेगमेंट्स में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। साइंस की इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे, ये हमारा फोकस रहेगा फिजिक्स पर। तो चलिए फिजिक्स को शुरू करते हैं। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल देखेंगे। फिजिक्स होती क्या है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सीधी सादी आसान भाषा में फिजिक्स प्रकृति में उपस्थित वस्तु और उसकी ऊर्जा के बीच में संबंध को दिखाता है। अर्थात हम यह भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यही फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स को अध्ययन की सुविधा अनुसार दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल को हम सरल भाषा में पुरानी फिजिक्स और मॉडर्न को हम नई फिजिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के जो जनक हैं वो न्यूटन साहब को माना गया है, न्यूटन साहब। वहीं अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें या आधुनिक भौतिकी की बात करें तो इसके जनक आइंस्टीन को माना गया है, आइंस्टीन। क्लासिकल फिजिक्स हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स होती क्या है? तो क्लासिकल फिजिक्स को हमने एक समय, एक टेन्योर के हिसाब से बांट दिया है। जैसे 19वीं शताब्दी से पहले की जो भौतिकी है या जो फिजिक्स है उसे हमने क्लासिकल फिजिक्स कहा है। वहीं अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो 19वीं शताब्दी के बाद की जो फिजिक्स है उसे हमने मॉडर्न फिजिक्स कहा है। ये पहले की है ठीक है। इनके अंतर्गत आने वाले अगर चैप्टर्स की बात करें या इसमें कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन किया जाता है उसे भी हम देख लेते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके अंतर्गत हम यांत्रिकी पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत हम लाइट पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत ताप माने हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ा जाता है, इसी के अंतर्गत विद्युत को पढ़ा जाता है, इसी के अंतर्गत ध्वनि को पढ़ा जाता है और ऐसे ही कुछ और चैप्टर इसमें कवर किए जाते हैं। वहीं अगर हम आधुनिक फिजिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत न्यूक्लियर फिजिक्स आती है और इसी के अंतर्गत आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें फिजिक्स की यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को देखना पड़ेगा। दिखने में एक बहुत ही छोटा चैप्टर और बहुत ही सरल चैप्टर लगता है, लेकिन फिजिक्स का जो मेन चैप्टर है उसे मात्रक एवं मापन के नाम से ही जाना जाता है। मात्रक एवं मापन, इसके बिना फिजिक्स अधूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सवाल, थ्योरम, ये सब होते हैं वो यूनिट्स पर ही आधारित होते हैं। यूनिट्स के हिसाब से ही हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मापन को। मापन क्या होता है? किसी भी वस्तु के छोटे बड़े, वजन में भारी हल्के, या अगर हम लंबाई की बात करें तो कम दूरी या अधिक दूरी का जो अनुमान है वो हम सटीक नहीं लगा सकते। इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी है, जिससे हम एक सटीक ज्ञान को पा सकें कि ये दूरी इतनी दूरी पर है, ये वस्तु इतनी भारी है, ये वस्तु इतनी बड़ी है। तो मापन की पहले 3 पद्धतियां प्रचलित थी, 3 मेथड्स। एक है FPS, दूसरी है CGS और तीसरी है MKS। अगर हम FPS की बात करें तो FPS को ब्रिटिश पद्धति भी कहा गया है। ब्रिटिश पद्धति कहा गया है, क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो FPS का ही यूज़ किया करते थे। वहीं अगर हम CGS की बात करें तो इसे फ्रेंच मेथड भी कहा गया है, फ्रांस के लोग इसका प्रयोग करते थे। वहीं अगर हम MKS की बात करें तो इसे मीट्रिक पद्धति कहा गया है, मीट्रिक पद्धति। इस FPS में हम देखें या इन तीनों मेथड से हम देखें तो इन तीनों मेथड से हमें 3 चीज़ों का ज्ञान होता है। एक लंबाई का, दूसरा द्रव्यमान का अर्थात मास का, और तीसरा समय का। लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक यहाँ पर होता है फुट, मास का मात्रक पाउंड, वहीं अगर समय का मात्रक तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड। समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में सेम ही रहेगा, एक जैसे ही रहेगा, क्योंकि S4 यहाँ पर भी सेकेंड है और यहाँ पर भी सेकेंड ही है, ठीक है। CGS पद्धति में अगर बात करें तो लंबाई को दिखाता है सेंटीमीटर, मास को दिखाता है ग्राम और समय को दिखाता है सेकेंड।
मीट्रिक पद्धति की बात करें तो मीट्रिक पद्धति में एम फॉर होता है मीटर, के फॉर होता है किलोग्राम और एस फॉर होता है सेकंड। अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति और फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इन तीनों पद्धतियां पहले प्रचलित हुआ करती थी, लेकिन बाद में मीट्रिक पद्धति को ही अपडेट करके एक नई पद्धति को जन्म दिया गया, जिसे बोला गया SI, अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इसे ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से। SI 1960 में पूरी दुनिया में सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई और इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संघ को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संघ, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया पेरिस। पूरी दुनिया में ये मांग उठी कि हमें एक ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए जो पूरी दुनिया में मान्य हो, जिसमें मापतोल में हो रही जो कठिनाइयां हैं उसमें आसानी आ सके। तो वर्ष 1971 तक आते आते पूरे विश्व भर में इसे मान लिया गया, पूरे वर्ल्ड में इसे मान लिया गया। ठीक है, अब SI पद्धति को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है फंडामेंटल माने कि आधारी, और दूसरी है संपूरक। आधारी की बात करें तो इसे फंडामेंटल कहेंगे, वहीं अगर संपूरक की बात करें तो इसे सप्लीमेंट्री कहा जाता है। आधारी मात्रकों की संख्या 7 है, वहीं अगर संपूरक मात्रकों की बात करें तो इनकी संख्या 2 है। इसमें एक है प्लेन एंगल के लिए, वहीं एक है सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, जो प्लेन एंगल है इसकी यूनिट रेडियन है, वहीं अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो इसकी जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, जिसे हम SR से डिनोट करते हैं और रेडियन को RD से डिनोट करते हैं। इनके बारे में बाद में बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल आधारी मात्रकों की अगर बात करें तो ये 7 है संख्याओं में। एक लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है ताप, चौथी है समय, पांचवी है ज्योति तीव्रता, छठवीं है विद्युत धारा यानी कि करंट, और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। लंबाई के लिए मीटर को दिखाया गया है या मीटर को चुना गया है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम को चुना गया है, ताप के लिए केल्विन, समय के लिए सेकंड, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला, करंट के लिए एम्पियर और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। वहीं अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन एक नया नाम सुनने में आया होगा, 7 मात्रक तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन जो रेडियन होता है वो किसी सर्कल में उसके केंद्र बिंदु से त्रिज्याओं को अगर हम मिला दें एक चाप से, जिसकी लंबाई भी R हो, त्रिज्या भी R हो और यहाँ पर दूसरी त्रिज्या भी R हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, उसी को हम बोलेंगे रेडियन। अगर स्टेरेडियन की बात की जाए तो जो काम रेडियन प्लेन एंगल में कर रहा है यानी कि एक सर्कल में कर रहा है, वही काम स्टेरेडियन एक गोले में करेगा, एक ठोस गोले में करेगा, जहाँ पर त्रिज्या के बराबर का एक वर्ग सेंटर पर जिस एंगल पर कटेगा उसी को हम बोलेंगे स्टेरेडियन। तो यहाँ पर हमने देखे SI के 7 मात्रक और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके अलावा एक मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम डिराइव्ड मात्रक भी बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, जिसको हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक कहा गया है। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जिनको किसी अन्य मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, अर्थात इन्हें दूसरे मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई
गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी एक लंबाई है, इसलिए चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर जो मीटर स्क्वायर आया है वो क्षेत्रफल का मात्रक आया है, और जो क्षेत्रफल हो गई वो हो गया डिराइव्ड यूनिट। दूसरा एग्जाम्पल होता है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई तो एक प्रकार की लंबाई है, इसके लिए मात्रक मीटर यूज होगा। वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई का मात्रक भी एक मीटर ही होगा, और हाइट का मात्रक भी मीटर ही होगा। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट बन जाएगी। ऐसे ही हम अगर चाल का मात्रक निकालें तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। इस प्रकार चाल का जो मात्रक बनता है वो मीटर पर सेकेंड बनता है। यहाँ पर हमने देखे डिराइव्ड मात्रकों को बनाया जाता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। इसके बाद में मात्रक एवं मापन के इस चैप्टर में हमें कुछ राशियाँ देखनी है, और फिजिकल राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, यानी कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सदिश राशियाँ और दूसरी अदिश राशि। सदिश राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े उसे हम सदिश बोलेंगे, और अदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ आपको दिशा की आवश्यकता ना हो उसे हम अदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि के बारे में जब भी बात होगी तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा जो आपके दिशा को लेकर होगा। जैसे आपसे कहा जाए बल लगाइए, तो बल के लिए आपको एक दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इस पर आपको फोर्स लगाना है, लेकिन फोर्स लगाने वाले ने हमें डिफाइन नहीं किया है कि किस साइड लगाना है, या ये बोल सकते हैं कि इस वस्तु को किस ओर धकाना है, जिधर की ओर धकाना है उधर की ओर बल लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, बिना दिशा के हम बल को डिफाइन नहीं कर सकते। इस प्रकार जो पहला एग्जाम्पल हो गया वो हमारा फोर्स हो गया या बल हो गया, जो कि एक सदिश राशि है। ऐसे ही हम अदिश के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो समय में किसी प्रकार की कोई दिशा की आवश्यकता हमें नहीं है, इसलिए समय जो होगी वो एक अदिश राशि होगी। सदिश और अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल हम एक साथ लिख लेंगे, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर याद करने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं सदिश के कुछ एग्जाम्पल। सदिश राशियां, पहली हो गई फोर्स माने बल एक सदिश राशि है। दूसरा वेग माने वेलोसिटी। इसके बाद में है बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में भार, चुंबकीय क्षेत्र, आवेग अर्थात इम्पल्स, आवेग। 8वें नंबर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जितनी भी तीव्रताएं रहेंगी वो हमेशा एक सदिश राशि रहेंगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के साथ हम अदिश राशियों की बात करेंगे, तो अदिश राशियों को भी एक साथ हम एक जगह पर लिखेंगे, जिससे याद करने में आसानी रहेगी। अदिश राशियां, अदिश राशियों में पहली हो गई समय, दूसरी मास अर्थात द्रव्यमान, तीसरा ऊष्मा अर्थात हीट, चौथा दूरी, चाल, आयतन, विद्युत धारा, आयतन और विद्युत धारा। तो इस प्रकार हमने कुछ सदिश और अदिश राशियों को देखा है। इसके अलावा और भी कुछ राशियां होती हैं, और भी कुछ मात्रक होते हैं जिन्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं उनको भी। अदर यूनिट्स, जिसमें पहले नंबर पर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, अब यहाँ पर वर्ष लगा है इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये वर्ष जो है समय का मात्रक है या दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष एक लंबाई का मात्रक है अर्थात दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश वर्ष की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल लंबाई। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई लंबाई, चली गई लंबाई, इसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश की जो स्पीड होती है
वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं अगर हम बात करें खगोलीय इकाई की, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो सूर्य और अर्थ के बीच में कुल एवरेज डिस्टेंस को दर्शाता है। एवरेज डिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 14,95,00,000 किलोमीटर। ये सूर्य और अर्थ के बीच की कुल दूरी है। इसके अलावा एक होता है पार्सेक। पार्सेक को दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू में लेके आए तो 3 इंटू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा अदर यूनिट्स में हम देखेंगे समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदम का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई फेदम में मापी जाती है, जिसे फेदोमीटर से मापा जाता है, फेदोमीटर। और एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। वहीं अगर हम बात करें जहाज़ों द्वारा चली गई कुल लंबाई, जहाज़ों द्वारा चली गई लंबाई, और जहाज़ों द्वारा चली गई लंबाई को नॉटिकल मील में मापा जाता है, नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी होती हैं जिन्हें हम देखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर आपसे सूर्य तथा अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान पूछता है, तो सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 इंटू 10⁻13 kg, 30 kg। और पृथ्वी का मास होता है 5.972 इंटू 10⁻24 kg, which is nearby 6 इंटू 10⁻24 kg अप्रोक्सीमेटली। और एग्जामिनर आपको यही ऑप्शन में देगा। सूर्य के मास को हम एग्जैक्ट वैल्यू में 1.989 इंटू 10⁻30 kg हम देखेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। इसके अलावा चंद्रशेखर सीमा की बात करेंगे। चंद्रशेखर सीमा हमारे वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर अर्थात सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने देखे गए थे। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा जिसकी वैल्यू होती है 1.44 mH। और चंद्रशेखर सीमा से किसी भी स्टार का फ्यूचर डिसाइड होता है। ये बोल सकते हैं कि एक तारे का जीवन चक्र चंद्रशेखर सीमा पर ही आधारित होता है। चंद्रशेखर सीमा से किसी भी स्टार का अगर मास ज़्यादा हो जाता है, जैसे अगर हम एक भ्रूण तारे की बात करें, भ्रूण तारा, तो भ्रूण तारा अपने भविष्य को चंद्रशेखर सीमा से डिसाइड करता है। अगर भ्रूण तारा का मास चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा हो जाए तो ये जो तारा है वो न्यूट्रॉन तारा में बदलता है। वहीं अगर इसका मास चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो यह श्वेत वामन तारे में बदलता है। तो इस प्रकार चंद्रशेखर साहब ने हमें एक सीमा दी जिससे हम एक तारे का जीवन चक्र को डिसाइड कर देते हैं। तो साइंस के पहले सेगमेंट में, फिजिक्स के पहले चैप्टर में आज के लिए इतना ही।
अगली सीरीज आपकी आधारित रहेगी मोशंस पर, मोशन अर्थात गतियाँ, मोशंस पर आधारित रहेगी। जी थैंक यू।